हे गाइस, जय हिंद। सरकार आइए कस्टम्स का लास्ट चैप्टर नंबर 33 एग्जम्पशंस, रिफंड्स एंड ऑडिट का भी रिवीजन कर लेते हैं और माहौल के साथ बोलेंगे क्या, हाउस जी जोश, पर ये लास्ट में बोलेंगे सर हाय सर। सरकार आइए, सेक्शन नंबर 25 बोलता है क्या, एग्जम्पशन अंडर जीएसटी अंडर कस्टम्स। सर जैसा हमने जीएसटी के अंदर पढ़ा था सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट या सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सर वही सेक्शन नंबर 25 है कस्टम्स एक्ट का। बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट गवर्नमेंट चाहे तो इन दी पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी गुड्स को एग्जाम कर सकती है। एग्जामिशन में भी पार्शियल और फुल, इट में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। एग्जामिशन में भी गिवन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या ऑर्डर। सर नोटिफिकेशंस और ऑर्डर सर जब भी इश्यू करते दे आर एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। एंड हाँ सर, अगर कोई भी गुड्स, इफ एनी ऑफ द गुड्स आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अनकंडीशनली देन एसएससी शैल नॉट पे एनी ड्यूटी। एंड सर अगर कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी गुड्स अगर गवर्नमेंट को स्पेशल ऑर्डर देके पास किया है और उसके एग्जामिशन दिया तो वो ऑर्डर जिसके लिए दिया है उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड सर जो भी एग्जामिशन गवर्नमेंट ने दिया है, भली बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन दिया हो या ऑर्डर दिया हो, अगर उसमें कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो गवर्नमेंट चाहे तो विद इन 1 ईयर एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकता है। और एक्सप्लेनेशन अगर ऐड किया तो सर दैट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन और ऑर्डर। एंड सर एक जनरल एग्जामिशन दे रखा है कस्टम के अंदर, अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी इज अप टू ₹100 कस्टम ड्यूटी का अमाउंट ₹100 तक का है तो कस्टम्स एग्जेम्प्ट है। ऐसा जीएसटी में नहीं है भाई। सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया अप टू अमाउंट ऑफ ड्यूटी अमाउंट कितना है, अप टू 100, तो कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। अब सर एक जजमेंट आया था एम अंबालाल एंड कंपनी के केस में, वहां बोला था क्या, अगर आपने कोई गुड्स जिस पे मान लो रेट ऑफ ड्यूटी दे रखा है 20% और एक नोटिफिकेशन देके उसको एग्जाम किया हुआ है, वो गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो एग्जामिशन मिलेगा। पर अगर उसको आपने इलीगली इंपोर्ट किया, स्मगलिंग किया और ऐसे केस में पकड़ा गया तो अब एग्जामिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिशन इज अलाउड ओनली ऑन लीगली इंपोर्टेड गुड्स। देन सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 4A सर ये बोलता है क्या, अगर कोई भी गुड्स पर कंडीशनल एग्जामिशन दिया है तो कंडीशनल एग्जामिशन मैक्सिमम वैलिड रहेगा कब तक, 2 साल तक। 2 साल कब से सर, जब वो नोटिफिकेशन इशू किया सर वहां से 2 साल, और उसके बाद जब 31 मार्च आने वाला है सर, वो 2 साल के बाद जब 31 मार्च आने वाला उस दिन वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा अनलेस इफ इट इज रिसाइंड अर्लियर, तो बात अलग होगी साहब। क्लियर, डन। सरकार अब आइए क्या, सर कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, इन रूल्स में मेजर अमेंडमेंट किया गया, इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल से लिंक कर दिया गया। सर इसमें फिजिकल इंटरफेस जो था ऑफिसर और डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में उसको हटा दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत इजी कर दिया। सर अगर मान लो, अच्छा पहली बात तो ये रूल्स अप्लाई कब होता है, मान लो किसी गुड्स पर एंड यूज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन दे रखे, किसी गुड्स पर एंड यूज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया किसके लिए, मार्कर बनाने के लिए, तो एग्जामिनेशन मिलेगा, नहीं तो एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। मतलब प्लास्टिक पे कस्टम एग्जाम होगा अगर मार्कर बनाने में काम आया तो सर मान लो मैंने मुंबई पोर्ट से इंपोर्ट किया कोई गुड्स और मेरी फैक्ट्री का है उदयपुर राजस्थान के अंदर है। अब मुंबई पोर्ट पे जो कस्टम ऑफिसर उसको क्या पता कि मैं उदयपुर ले जाने के बाद उस प्लास्टिक को मार्कर बनाने में काम ले रहा हूं या बकेट बनाने में काम ले रहा हूं या सर डायरेक्टली उसका ट्रेडिंग कर रहा हूं। सर इसलिए उसके पे कंट्रोलिंग करने के लिए रूल्स आया और रूल्स ने स्पेसिफाई कर दिया प्रोसीजर कि इस प्रोसीजर के थ्रू आपको गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना पड़ेंगे, मंथली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द गुड्स जो आपने कंसेशन रेट पे इंपोर्ट किए यूजिंग दिस बेनिफिट ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर, तो उसके लिए रूल्स दे रखे साहब। आइए सर रूल्स के ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 बोलता है कि इंपोर्टर टू गिव वन टाइम प्रायर इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए बेटा, सर अभी कॉमन पोर्टल सर कस्टम्स कॉमन पोर्टल icegate.gov.in पे लिंक कर दिया इसको पूरा। वहां पर आपको अगर आपको कोई कंसेशन रेट से मान लो कोई गुड्स का एंड यूज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन दे रखा है, अच्छा एग्जामिनेशन में भी पार्शियल और फुल, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक पे कस्टम पूरा एग्जाम्प्ट है अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो, या हो सकता है प्लास्टिक पे कस्टम 50% एग्जाम्प्ट है या 20% एग्जाम्प्ट है अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो व्हाटएवर कंसेशन हैज बीन गिवन, अगर वो आपको क्लेम करना है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा कि वन टाइम इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर, सर कलर कौन सा ले सर, ये लीजिए सर, इन फॉर्म नंबर जीएसटी IGCR1 सर, फॉर्म नंबर जीएसटी कहा जीएसटी बोल रहा हूं भाई, दिल में जीएसटी है, अभी दिमाग में कस्टम चलना चाहिए सर, पर क्या कहते हैं कई बार दिल की बात दिमाग पे आ ही जाती है। तो सर फॉर्म नंबर IGCR1 आपको फिल करना पड़ेगा जिसके अंदर ये वन टाइम इन्फॉर्मेशन है। आपको ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे जाके ये फॉर्म को फिल करना पड़ेगा जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर और हिज जॉब वर्कर इफ एनी। सर गुड्स वो जो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोसेस जो अंडरटेकन कर रहा है एट इज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या जॉब वर्कर के यहाँ पे जो भी काम वो करवा रहा है उसकी डिटेल उसको देनी पड़ेगी। देन सर जो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस तरह से काम आएगी सर, एंड कौन से प्रोसेस में काम आने वाली है, एंड सर पर्टिकुलर्स ऑफ द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, कौन सा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है जिसका बेनिफिट ले रहे हो। देन अगर आप सर्विस सप्लायर हो जिसके लिए बेनिफिट दिया हुआ है एंड यूज बेस्ड एग्जामिनेशन, तो सर आउटपुट सर्विस का नेचर क्या है, एंड द इंटरनेट पोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वन टाइम इन्फॉर्मेशन है। अब सर आपने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी वो अगर एक्सेप्ट हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे केस में आपको एक नंबर मिल जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, सॉरी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर आया एन आपको इश्यू हो जाएगा। अब सर आपको साथ में ध्यान देना बेटा, जब भी आपको कोई
मान लो कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने अपडेट करी, आपने जो फर्निश करी थी, जब आपको आईएन इशू हुआ उसमें कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना, तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट भी आप कॉमन पोर्टल पे जाके कर सकते हो। प्लस आपको एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा फ्रॉम टू योर जुरिसडिक्शनल एसीडीसी, जो आपके जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां आपका प्रेमाइसेस है सर, उसके जुरिसडिक्शनल एसीडीसी पर जाके आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एक रनिंग बॉन्ड होगा जिसके अंदर आप लिखेंगे कि इतना अमाउंट का मैं बॉन्ड भर रहा हूं, अलोंग द सिक्योरिटी या श्योरिटी, जो भी सीबीएसई प्रिस्क्राइब करेगा उतना आपको सिक्योरिटी या श्योरिटी देना पड़ेगा। एंड बॉन्ड में आप लिखेंगे कि सर मैं कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी से जो गुड्स का बेनिफिट मेरे को मिल रहा है वो कस्टम का बेनिफिट में लेके गुड्स को इंपोर्ट करूंगा, और उसको जिस पर्पस के लिए मेरे को बेनिफिट दिया गया उस पर्पस के लिए यूज करूंगा, और अगर मैंने इसको इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो आई शैल पे द एग्जम्पशन अमाउंट टू द गवर्नमेंट अगेन अलोंग विद द इंटरेस्ट, ये मैं पे करूंगा। ऐसा बॉन्ड साइन करेंगे सर। 15% इंटरेस्ट लगता है सर अगर आपने ये कंडीशन वाले करी तो। 15% इंटरेस्ट कब से? जिस दिन से आपने गुड्स को क्लियर करा था वहां से लेकर जब आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स वापस गवर्नमेंट को पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ओके, ये तो हो गया वन टाइम इन्फॉर्मेशन और बॉन्ड आपने साइन कर दिया। अब जब भी आपको गुड्स इंपोर्ट करना तो क्या करेंगे सर? प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अब आप सर जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, क्या फाइल करेंगे सर? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। उसमें अगर आपको ये कंसेशन ड्यूटी का बेनिफिट लेना है तो उस बिल ऑफ एंट्री के अंदर आप ये आईएन नंबर जो ऊपर आपको इशू तो वो एंड बॉन्ड नंबर, कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी, उसमें आपने कंसेशन रेट का बेनिफिट लिया। मान लो कोई गुड्स प्लास्टिक के इंपोर्ट करने पे कस्टम एग्जम्पशन था, मान लो आपने एग्जम्पशन क्लेम किया, तो सर अब जो असेसिंग ऑफिसर कस्टम पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट से आप गुड्स क्लियर करा रहे हो, वहां पे जो कस्टम ऑफिसर है उसने सर जो बिल ऑफ एंट्री देखेगा, असेसमेंट करेगा, वो देखेगा हाँ साहब इसने आईएन नंबर लिख रखा है, कंटिन्यूटी बॉन्ड अमाउंट बॉन्ड लिख रखा है, और ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहा है और इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। यस, ही विल अलाउ द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन, वो अलाउ कर देगा। अब सर जैसे ही उसने बिल ऑफ एंट्री को अलाउ किया क्लेमिंग द एग्जम्पशन, तो जितना एग्जम्पशन दिया उतने अमाउंट से आपका जो बॉन्ड अमाउंट था, रनिंग बॉन्ड अकाउंट, उतना डेबिट हो जाएगा सर। क्लियर कि इतना इसने बॉन्ड के अमाउंट में से इतना बेनिफिट ले लिया है इसने रनिंग बॉन्ड अकाउंट में, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगा। क्लियर। अब रूल नंबर 6 बोलता है क्या? इंपोर्टेड मेंटेन रिकॉर्ड्स। अब अपने गुड्स को क्लियर करा के अपने पोर्ट, अपने फैक्ट्री पे ले आए या अपने प्रीमाइसेस में लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स रखना पड़ेगा, इंडिकेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, कितना क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्ट किया आपने, क्वांटिटी एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इन द रिलेवेंट प्रीमाइसेस, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हुआ, कितना जॉब वर्कर किया भेजा, नेचर ऑफ जॉब वर्क कैरिड आउट, देन कितना रिसीव बैक हुआ आपको जॉब वर्कर यहां से, देन कितना गुड्स आपने री एक्सपोर्ट किया अगर किया तो, एंड कितना गुड्स आपके स्टॉक में है अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एंट्रीज। एंड सर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, और जब भी जुरिसडिक्शनल एसीडीसी आपसे रिकॉर्ड्स वगैरह मांगता है आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्लस अगर मान लो कभी भी आपने कोई गुड्स क्लियर करा के अपने प्रीमाइसेस पर लाए और पता पड़ा गुड्स वर फाउंड टू बी इन शॉर्ट क्वांटिटी, तो ऐसे केस में इमीडिएटली इंटीमेशन देना पड़ेगा इन्फॉर्म नंबर IGCR 2 के फॉर्म में। प्लस आपको एक मंथली स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इन्फॉर्म नंबर GST नॉट GST, इन्फॉर्म नंबर IGCR 3 में आपको एक स्टेटमेंट, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, सो दैट इसमें पता रहेगा कितना गुड्स आया था, कितना यूज किया, क्या मूवमेंट ऑफ द गुड्स रहा उसके रिगार्डिंग। नाउ रूल नंबर 6 बोलता है प्रोसीजर फॉर अलाउइंग गुड इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। आपने जो गुड्स इंपोर्ट करी, आपने जॉब वर्कर की डिटेल भी दे रखी थी वन टाइम इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो अगर आपको कोई गुड जॉब वर्कर क्या भेजना आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट दैट शुड बी कवर्ड अंडर द कवर ऑफ अ इनवॉइस और वेयरएवर एप्लीकेबल इन ई-वे बिल एज पर द GST रूल्स। सर उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेंट। ओके, वहां गया। अब सर उसको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, पर जब गुड्स आपने जॉब वर्कर के भेजा वहां से 6 मंथ के अंदर मैक्सिमम वो गुड्स आपको रिसीव हो जाना चाहिए। जिस दिन अपना डेट ऑफ इनवॉइस था या डेट ऑफ ई-वे बिल था उसके 6 महीने के अंदर गुड्स आपको रिसीव बैक हो जाना चाहिए। क्लियर। एंड सर अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि सर आपने गड़बड़ करी थी, मतलब अगर इफ इंपोर्टर इज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश दैट द गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्कर have been used as per the particulars mentioned in rule number 4, कि जिस पर्पस के लिए भेजा था उस पर्पस के लिए काम नहीं आया, तो ऐसे केस में सर इंपोर्टर शैल बी लायबल, एंड इंपोर्टर के ऊपर प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? नेसेसरी एक्शन ले सकता है एंड रिकवरी ऑफ ड्यूटी कर सकता है वो सर। एंड जॉब वर्कर को बोल दिया, जॉब वर्कर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करोगे रिगार्डिंग रिसीट ऑफ द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन एंड द वेस्ट जनरेटेड इफ एनी ड्यूरिंग सच प्रोसेस। सर जब भी ऑफिसर डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मांगेगा आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क आप गुड्स को वापस से भेज दोगे, या तो इंपोर्टर के यहाँ पे या फिर इंपोर्टर के डायरेक्शन पे किसी और के यहाँ पे। क्लियर। डन। रूल नंबर 6 भी बोलता है क्या? जैसे आपने जॉब वर्कर के भेजा वैसे ही अगर आपको अपनी ही दूसरी यूनिट पे कोई गुड्स ट्रांसफर करना हो तो सेम सिस्टम दे रखा है सर, सेम इनवॉइस या अंडर द कवर ऑफ ई-वे बिल आपको गुड्स भेजना होगा। क्लियर। बस यहाँ पे 6 महीने का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ, क्योंकि 6 महीने अपनी तो ब्रांच है सर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 महीने में अगर अनयूज होता है गुड्स तो ऐसे केस में हम बात करने वाले आगे बेटा। क्लियर। सर सेम पॉइंट जो जॉब वर्क के लिए वो यहाँ पे भी दे रखा, आप यूनिट ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नेक्स्ट सर री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा है कि अगर कोई गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या एक्सेस क्वांटिटी में आ गई थी आपके पास, या फिर गुड्स यूज नहीं हो पाई विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्टेशन, तो ऐसे केस में
दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उन गुड्स को क्लियर कर दो फॉर होम कंजम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ एग्जम्पशन, जो आपने एग्जम्पशन क्लेम किया था उतना अमाउंट ऑफ कस्टम पे करो अलोंग विद द इंटरेस्ट 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। जिस दिन आपने गुड्स क्लियर कराई थी तब से लेकर जब आप वापस गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से 15% पर annum। क्लियर। पर अगर सर सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच दो, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि उन गुड्स को वापस से क्या कर दो, री एक्सपोर्ट कर दो, जो यूज नहीं आया है, जो एक्सेस क्वांटिटी में आ गया है, डिफेक्टिव आया है वो। क्लियर। पर जब अगर आप री एक्सपोर्ट करें तो ध्यान देना यहां लिखा है क्या, री एक्सपोर्ट मिनिमम उस प्राइस में होना चाहिए जिस प्राइस में आपने इंपोर्ट किया था। मान लो 1 करोड़ में आपने गुड्स इंपोर्ट किया तो मिनिमम 1 करोड़ में ही वो एक्सपोर्ट होना चाहिए, उसके अबव प्राइस में हो जाए, उससे कम प्राइस में वो री एक्सपोर्ट अलाउड नहीं होगा। क्लियर। एंड सर अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किया था, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किया, सर आपने मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लगाई, या आपने जॉब वर्कर के लिए लगाई, या आपने सर्विस सप्लायर आपने अपने लिए यूज किया, जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया था उस पर्पस के लिए आपने यूज किया, इंटेंडेड पर्पस के लिए आपने यूज किया, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको बेचना चाहते हो मशीन को आप, तो सर ऐसे केस में अब वो मशीन को आप अगर यूज कराए और उसको फिर थोड़ा टाइम बाद आप बेचना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में सर अब आपने कंसेशन लिया था जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज तो किया, पर पूरा यूज नहीं किया, अब कुछ टाइम बाद बेच रहे हो, तो सर ऐसे केस में सर एग्जम्पशन विड्रॉ होगा, पर पूरा एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगा, आपको केवल प्रोपोर्शनेट ही कस्टम गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जितना आपने एग्जम्पशन क्लेम किया था सर उसका सर डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली सर आपको रिमेनिंग अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। अब सर वहां पे परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दे रखा है, या आप डेप्रिशिएशन वैल्यू समझ लीजिए सर 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। सर ये डेप्रिशिएशन समझ लीजिए आप फॉर इन फर्स्ट ईयर 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, सेकंड और थर्ड ईयर में 3% है सर, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 2.5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर 2.5% है, एंड उसके बाद एवरी क्वार्टर के लिए 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ये क्या है, ये है क्या, इतना परसेंटेज आप रिड्यूस करिएगा, रिमेनिंग अमाउंट जो है कस्टम का वो आप पे कर देना। सब जितना बेनिफिट आपने एग्जम्पशन के लिया था उतना इस परसेंटेज से कम कर देना, रिमेनिंग अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे कर देना, या फिर जो मशीन की वैल्यू थी उसमें डेप्रिसिएशन लगा देना, रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी उस पर जो कस्टम का बेनिफिट आपने लिया था उतना प्रोपोर्शन आप कस्टम गवर्नमेंट को पे कर देना। अच्छा यहां पर पार्ट ऑफ द क्वार्टर हुआ तो भी उसको फुल क्वार्टर माना जाएगा। सेकंड थिंग क्या बोला है क्या सर, ये जो क्वार्टर काउंट करना है ना कब से काउंट करना है, पुट टू यूज से काउंट करना है। कब से काउंट करना है, जिस दिन से वो मशीन है वो कम इन टू यूज, वहां से। सर आपने इंपोर्ट कब किया उससे कंसर्न नहीं है, पुट टू यूज जब किया था वहां से क्वार्टर्स काउंट करेंगे। और ये सर वो जीएसटी में जो है ना जनवरी फरवरी मार्च ऐसा क्वार्टर नहीं है, पे जिस दिन हमने पुट टू यूज किया वहां से बर्थडे वाला क्वार्टर होगा बेटा ये। ओके डन। एंड सर रूल नंबर 8 बोलता है रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, अगर आपने जिस गुड्स को इंपोर्ट किया जिसके लिए आपने बेनिफिट लिया एग्जम्पशन का, वो अगर आपने जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया उस पर्पस के लिए अगर यूज नहीं किया तो ऐसे केस में सर जो आपने एग्जम्पशन लिया तो आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट 15% पर annum। पर अगर आपने सर ये अमाउंट पे नहीं किया तो हम आपसे क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है विद श्योरिटी और श्योरिटी, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपसे पेमेंट रिकवरी करेंगे। सर यहां बोला है क्या, जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा था और जॉब वर्कर के यहाँ जब गुड्स आपने भेजा उसको जिस पर्पस के लिए यूज करना था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, कुल मिला के मिस यूज हुआ, जिस पर्पस के लिए एग्जम्पशन मिला था उस पर्पस में काम नहीं आया, तो ऐसे केस में इंपोर्टर शैल बी रिस्पांसिबल टू पे द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन अगेन टू द गवर्नमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum। हमेशा देना इंटरेस्ट की बात आएगी कब से लगेगा सर, जिस दिन हमने गुड्स को क्लियर करा था फ्रॉम कस्टम एरिया, क्योंकि उस दिन कस्टम पे करना था गवर्नमेंट को, उस दिन पे नहीं किया तो अब तक का जब पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट पे करो, सिंपल इंटरेस्ट 15% पर annum। क्लियर। और सर यहाँ लास्ट पॉइंट बोला है कि रूल नंबर 8 है कि सर अगर कोई भी इंपोर्टर सर इन रूल्स का वायलेशन करता है या जॉब वर्कर इन रूल्स का वायलेशन करता है, कॉन्ट्रावेन करता है, तो ऐसे केस में अप टू ₹2 लाख पेनल्टी कैन बी चार्ज्ड। क्लियर डन। ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स खत्म होते हैं। अब भारत माता की जय। आइए रिफंड्स अंडर कस्टम्स। सबसे पहली बात डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, कई बार हम बात कर चुके हैं कि सर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमेशा ये गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन ले रखा है कि बर्डन इज ऑलवेज पास ऑन टू द कस्टमर। सर तो यहां पर अगर रिफंड भी मिलता है तो रिफंड शुड बी ग्रांटेड टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी। इसलिए सर बाय डिफॉल्ट जब गवर्नमेंट ने अजम्पशन ले रखा है कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स पास होता ही है, तो सर रिफंड भी किसको मिलेगा, जिसने अल्टीमेटली बर्डन बोन किया, किसने बोन किया होता है वो तो एंड कंज्यूमर होता है, इसलिए इसको दिस अमाउंट ऑफ रिफंड इज क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पर अगर आप सर द बर्डन इज ऑन द असेसी कि वो प्रूव कर ले कि बर्डन की ही इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, उसने अगर प्रूव कर दिया तो उसको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सर अब क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ ड्यूटी। सर सबसे पहली बात अगर आपके केस में रिफंड बनता है तो सर रिफंड अगर बनता है तो सर आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपके जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी को। सर विद इन ध्यान देना बेटा कस्टम के सॉरी जीएसटी के अंदर 2 साल का टाइम दे रखा है, यहाँ पे 1 साल का टाइम ही है। सर रिलेवेंट डेट से 1 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर कहाँ पे जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पर हाँ अगर लेस देन ₹100 है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, ध्यान रखना हमेशा 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं रिफंड हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स में।
भले जीएसटी हो या कस्टम हो, फर्स्ट आपके केस में रिफंड बनता है, सेकंड वो टैक्स का बर्डन आपने ही बोन किया है, तब जाके आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर होगा अमाउंट ये। अच्छा, अगर कभी ड्यूटी अंडर प्रोडक्ट आपने पे करी तो ऐसे केस में लिमिट ऑफ 1 ईयर अप्लाई नहीं होती है। ओके, रिलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है सर? 1 साल कब से? रिलेवेंट डेट से। सर पर्सन अदर देन इंपोर्टर अगर रिफंड क्लेम करा तो जिस दिन डेट ऑफ परचेज था वहां से। रिफंड पेबल अंडर द ड्यू टू जजमेंट है तो जिस दिन जजमेंट पास हुआ है सर उस दिन से 1 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था तो जिस दिन फाइनल असेसमेंट होने के बाद जब ड्यूटी का सेटलमेंट हुआ है सर, फाइनल एडजस्टमेंट के बाद वहां से सर 1 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई गुड्स स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जाम्प्ट हुआ तो जिस दिन ऑर्डर आया उससे 1 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। एनी अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट के बाद वहां से 1 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर नाउ दीज आर द सर्कमस्टेंसेस और केसेस वेयर रिफंड विल बी ग्रांटेड अंडर द कस्टम्स। मतलब ये वो केसेस है विच आर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अंडर कस्टम्स। फर्स्ट, इफ द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन। सर या फिर आपने किसी इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स इंपोर्ट करी थी, उसने खुद ने ही ऑब्वियसली बर्डन बोन किया होगा, उसी ने सर रिफंड लेना है उसको ही सर। देन अगर मान लो आपका कस्टमर है, वो कस्टमर ने गुड्स खरीदी थी और उसने आगे बर्डन शिफ्ट ऑन नहीं किया तो उसी को टैक्स और इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, उसी को रिफंड मिलेगा साहब। देन ड्रॉबैक के केस में तो जो एक्सपोर्टर है उसी को ड्रॉबैक मिलता है क्योंकि उसी ने बर्डन बोन किया होता है। देन सर सेक्शन नंबर 26 में रिफंड ले रहे हो आप। सेक्शन नंबर 26 हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ सर। अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया तो और एक्सपोर्ट करते वक्त आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी और सर विद इन 1 ईयर वो गुड्स वापस आ गया, तो जिस दिन वो गुड्स आया उसके 6 महीने के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो सर। देन गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एप्लीकेंट को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करते तो उन लोगों को रिफंड हमेशा मिलेगा जो भी ड्यूटी उन्होंने पे करी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद ने चेक कर लिया कि यही लोग है जो खुद बर्डन बोन करते हैं, आगे शिफ्ट नहीं करते। देन सर ये लास्ट पॉइंट सर ध्यान देना बेटा, सेल्फ असेसमेंट अगर आप करते हो तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी उस दिन आपको कस्टम पे करना पड़ता है। और मान लो फाइनल असेसमेंट थोड़ा कम हुआ है, डिपार्टमेंट जब असेसमेंट चेक किया उसमें अमाउंट ऑफ ड्यूटी कम आया, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में सर यू कैन क्लेम द रिफंड, क्योंकि आपने ही टैक्स पे किया, अभी तक असेसमेंट होकर क्लियर होना बाकी गुड्स, सर आपने जो कस्टम पे किया उसको आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, डन सर। देखिए, सच एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज एविडेंट फ्रॉम द बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री, और द ड्यूटी एक्चुअली पेएबल इज रिफ्लेक्टेड इन द रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ रीअसेसमेंट। क्लियर, आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया था, आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सर आइए सेक्शन नंबर 27A, इंटरेस्ट ऑन डिलेटेड फंड। अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, आपकी एप्लीकेशन एकदम वैलिड है, परफेक्ट है, डेफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं है, तो ऐसे केस में जब आपने अप्लाई किया उसके 3 महीने में अगर आपको रिफंड नहीं मिला तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर सर, ध्यान, ड्रॉबैक के केस में केवल 1 महीने का टाइम अलाउ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, नो डाउट, पर सर यहां 3 महीने का वक्त है सर। देन सेक्शन नंबर 28D, ये रहा वो सेक्शन जिसने बोला था क्या, प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। सर हमेशा ये गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन ले रखा है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर अनलेस द सर असेसी प्रूव्स दैट उसने ही बर्डन बोन किया, ही इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब बर्डन असेसी पर है। नेक्स्ट सेक्शन में 12C and 12D ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट बोलता है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड, सेम पॉइंट हमने पढ़ा हुआ का जीएसटी में, जो भी रिफंड के अमाउंट बनते हैं वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे। सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कौन कौन से अमाउंट जाएंगे? सबसे पहली बात, जो अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज, कस्टम्स है, अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स है, विच आर टू बी रिफंडेड एंड रिफंड इज नॉट टू बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट, तो ऐसे केस में वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएंगे। फिर ये जो फंड बन जाता है उस फंड से कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो इनकम है वो भी इस फंड में जाएगी, प्लस एनी अदर मनी विच में बी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस फंड, तो ऐसे केस में दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और एनी मनी क्रेडिटेड टू द फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। सर देश के कंज्यूमर्स के वेलफेयर में काम आएंगे इसका अकाउंट। सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सर कंसल्टेशन में इसका अकाउंटिंग मेंटेन रखा जाएगा। देन रूल सेक्शन नंबर 28C, प्राइस ऑफ द गुड्स टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड देयर ऑन। सर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू कर रहे हो रिगार्डिंग कस्टम, तो सर कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आपको अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा ऑन द डॉक्यूमेंट्स। सर 99A, लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 99A, ऑडिट। सरकार आइए सर, ये है कस्टम्स का ऑडिट। सर ध्यान देना बेटा, ये डिपार्टमेंटल ऑडिट है। डिपार्टमेंटल ऑडिट मतलब सर डिपार्टमेंट पास पावर है कि वो रिस्क इवेल्युएशन सिस्टम के बेस पे देखिए कि कौन कौन सी बिल ऑफ एंट्री में रिस्क इन्वॉल्व है, कौन कौन से इंपोर्टर एक्सपोर्टर इस तरह के हैं जहाँ पे सर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उनका डिपार्टमेंट सेलेक्टिव बेस पे क्या करेगी, ऑडिट करेगी। द प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ असेसमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ऑफ एन ऑडिटी under this act either in his office or in the premises of the auditee in such manner as may be prescribed। सर ऑडिट का डेफिनेशन ऑडिटी पढ़ लो, आधा काम तो यही हो जाएगा सर आपका। ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, रिकॉर्ड, एंट्री, डॉक्यूमेंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस, ऑथराइजेशन, स्क्रिप्ट, सर्टिफिकेट, परमिशन एटसेट्रा, बुक्स ऑफ अकाउंट,
test and analysis report, and any other document relating to imported goods or export goods or dutiable goods, and may include inspection of samples and goods if such sample or goods are available, and where necessary drawer of the sample भी draw कर सकते हैं ऑडिट टाइम पे बेटा. सर ऑडिटी, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें कवर हो जाएगा क्या सारे लोग, सर जो भी कस्टमर डील कर रहे हैं देखना ध्यान से. सर ऑडिटी मीन्स a person who is subject to an audit under section 99A of the act and includes an importer, exporter, custodian approved under the section number 45, licensee of the warehouse or any other person concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling or purchasing of imported goods or export goods or dutiable goods. इन सब के यहाँ जाके ऑडिट कर सकता है डिपार्टमेंट. सर रेगुलेशन में 3 बोलता है क्या, ऑडिट टू प्रिजर्व एंड मेक अवेलेबल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स. सर मिनिमम 5 साल के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर ऑडिट टाइम पे आपको रिकॉर्ड्स मांगते हैं तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. देन सिलेक्शन ऑफ ऑडिटी, सर रिस्क इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बेस पर, अप्रोप्रिएट सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया के बेस पर सर वो असेसी को सेलेक्ट करेंगे जिसका ऑडिट करना है. देन रेगुलेशन नंबर 5, मैनर ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट, वो कैसे करेंगे सर. सबसे पहली बात, ये कोई रेड मारने नहीं जा रहे, सर्च करने नहीं जा रहे सर, ये ऑडिट है. सर ऑडिट का लेटर तैयार होगा, आपको इंटीमेशन किया जाएगा कि हम इस पीरियड के लिए ऑडिट करना चाहते हैं, आप अपने ये रिकॉर्ड्स मेंटेन रखिएगा. सर डिपार्टमेंट चाहे तो अपने प्रीमाइस पे अपने ऑफिस में ऑडिट करे या वो असेसी के ऑफिस जाके भी प्रीमाइस पे जाके भी ऑडिट कर सकते हैं. एटलीस्ट 15 डेज का टाइम एडवांस नोटिस दिया जाएगा असेसी को कि सर हम आपके प्रीमाइस पे आके ऑडिट करना चाहते हैं, आप आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको प्रोवाइड करिए. सर एटलीस्ट 15 डेज का टाइम देगा, ये कोई सडन ऑडिट नहीं है साहब. क्लियर सर. फिर सर डिपार्टमेंट को जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब चेक करेंगे. सर सिस्टम बेस्ड अगर आपका काम है तो सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, नेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे. सर अब ऑडिट फाइंडिंग्स जो उनको मिली, अरे हम जो ऑडिट जाके करते हैं ना क्लाइंट के आगे जाके वैसे ही ऑडिट करेंगे डिटेल में, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है आंसर देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. जो भी ऑडिट फाइंडिंग है उनके बेस पर सर आप क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऑडिट टीम ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी. अगर आप ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेस पर जो रिप्लाई देते हो वो रिप्लाई भी सामने लिखेंगे. अगर उनको कुछ लगता है टैक्स कम पे किया हुआ आपने एक्सेप्ट किया तो आप उसी टाइम पे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, विद इंटरेस्ट. क्लियर. और अगर पेनल्टी एप्लीकेबल तो पेनल्टी. सर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी साहब, और इनको ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी विदिन, ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी विदिन 30 डेज. कितने दिन के अंदर भाई, 30 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी जिस दिन ऑडिट स्टार्ट करी वहां से. पर कमिश्नर के पास पावर है कि कभी एक्सेप्शनल नेचर का केस है तो वो उस ऑडिट पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है अप टू 30 मोर डेज, मतलब 30 + 30 डेज का टाइम मिल गया. अब सर असिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि सर वो चाहे तो प्रोफेशनल लाइक CA, CWA, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा का हेल्प ले सकता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर. सर और जो भी ऑडिटी कॉन्ट्राविन कर रहा है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को तो सर उस पर पेनल्टी चार्ज हो सकता है अप टू ₹50,000. भारत माता की जय. ये डिपार्टमेंट की ऑडिट है साहब. सर आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट, जैसे जीएसटी में भी होता है सर. सेम सेक्शन सेम प्रोविजन यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले. इसी के साथ भारत माता की जय. और इसी के साथ कस्टम का ये लास्ट चैप्टर भी खत्म होता है. अब सर अब आप हम सब लोग मिलकर कहेंगे क्या, हाउ इज द जोश. हाय सर, हाउ इज द जोश. हाय सर, माहौल बनना चाहिए आपके एंड पे, पढ़ाई आपके एंड पे शानदार तरीके से होनी चाहिए. ऑल दिस रिवीजन लेक्चर्स आई होप आपको हेल्प करेंगे. आई होप जिंदगी में मजा आ रहा है आपको. एंड सर आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल गाइज. सर अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, अपना नाम रोशन करिए. सर आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, हमारी सारी दुआएं आपके साथ है. ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर. माहौल और सर जिंदगी में दुआओं में जरूर याद रखिएगा. ऑल द बेस्ट. माहौल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.